मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी गर्दन पर एक चाकू रखकर चिल्ला रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पोजेस्ड है। इस लड़की का नाम एशनोआ है। वो उस रात को याद करती है जब उसके फादर ओबिन उसे जंगल में दूर ले गए थे, ये कहते हुए कि उसे फिर से जन्म लेना है, जिसके बाद वो सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाएगी। वो अपने कबीले के सीयर्स थे, यानी कि वो लोग जो भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं। पैदा होते ही उन्हें जिंदा लोगों को मुर्दा स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने के लिए चुन लिया जाता था। उसके पुरखों ने स्पिरिट्स की भाषा सीखी थी और उन्हें सिंबल्स में कन्वर्ट करके बुक्स की फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी उस नॉलेज को आगे बढ़ाया। कुछ सिंबल्स पीस को रिप्रेजेंट करते थे और कुछ डेथ को, पर एक सिंबल था जिसे यूज करने की सख्त मनाही थी। उस सिंबल के थ्रू पुरखों ने स्पिरिट्स के साथ एक सौदा किया था कि वो लोग कभी एक दूसरे की दुनिया में एंटर नहीं करेंगे। वो सिंबल एक दूसरे की दुनिया में एंटर करने की चाबी थी। सालों तक किसी ने उस सिंबल को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, सिवाय उसके फादर के। उन्होंने बहुत सी जिंदगियां बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस दिया, ये जानते हुए कि एक दिन वो अंधेरी ताकतें उनके पीछे आएंगी। और जिस रात वो फिर से पैदा होने वाली थी, वो आई भी। साल 1998 नाइजीरिया में एशनोआ याद करती है कि हर अमावस और पूर्णिमा की रात उसके फादर उसे उन सिंबल्स की स्टडी करवाते थे, बस उस एक सिंबल को छोड़कर जिसे इस्तेमाल करने की मनाही थी। एशनोआ उस सिंबल को पढ़ने लगती है, पर उसके फादर उस पेज को फाड़ देते हैं। उसकी सेफ्टी की खातिर उसके फादर नहीं चाहते कि वो उस सिंबल को पढ़े, पर तभी उन्हें वहाँ एक औरत की हंसी सुनाई देती है और फिर वो एक गाना गुनगुनाने लगती है। ओबिन उस आवाज का पीछा करता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। ओबिन अब कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। एशनोआ उसे पीछे से आवाज देती है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी और वो एक तरफ इशारा कर रही थी। ओबिन उस ओर देखता है तो अंधेरे में एक एंटिटी खड़ी थी जिसकी भयानक लाल आंखें थीं और अगले ही पल एशनोआ फिर से नॉर्मल हो जाती है। ओबिन एशनोआ को प्रेयर रूम में जाने को कहता है और खुद उस एंटिटी से लड़ने लगता है, पर वो जल्द ही उसे ओवर पावर कर लेती है। इधर एक और भयानक एंटिटी एशनोआ की तरफ बढ़ने लगती है। उस समय ओबिन को रियलाइज होता है कि अपने कबीले के लिए जो सैक्रिफाइस उसने किया था, उसकी कीमत उसे अपनी बेटी से चुकानी पड़ सकती है, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो वो अपने आप को उन डार्क एंटिटीज को ऑफर कर देता है। जब वो एंटिटीज उसकी ओर मुड़ती हैं, तब वो एशनोआ पर कोई मंत्र पढ़ता है जिससे वो नींद में चली जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि ओबिन की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। फिर 20 साल बाद हम एशनोआ को उसकी टीम के साथ देखते हैं। वो अब इंग्लैंड में रहती है और अपने पूर्वजों की नॉलेज और सिंबल्स के इस्तेमाल से पोजेस्ड लोगों को डार्क स्पिरिट से छुटकारा दिलाती है। पर इस सब काम से उसे इतनी पेमेंट नहीं मिल पाती जिससे वो अच्छे से अपना गुजारा कर सके, और उसका मैनेजर मार्व अक्सर किसी न किसी बहाने उसकी बची खुची पेमेंट्स में भी कटौती करता रहता है। पर उसे अपने काम के लिए मार्व के नेटवर्क की जरूरत है, इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं सकती। ये बात मार्व को भी पता है और वो इसी बात का फायदा उठाता है। फिर हम मैग्नस नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि स्टेट गवर्नर के इलेक्शंस में खड़ा है। उसने एक स्कूल को बहुत सारा पैसा डोनेट किया है, जिसके लिए स्कूल का प्रिंसिपल उसे फोन पर थैंक्स कह रहा है। इसी बीच उसके फोन पर सैंड्रा नाम की किसी लड़की का मैसेज आता है, जिसे शक है कि वो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। वो उससे मिलना चाहती है, पर मैग्नस वो मैसेज डिलीट कर देता है और वो नंबर भी ब्लॉक कर देता है, जिससे जाहिर होता है कि मैग्नस एक दोहरे कैरेक्टर का इंसान है और सिर्फ दुनिया के सामने चैरिटी वगैरह करके अच्छे होने का दिखावा करता है। फोन काटने के बाद वो अचानक अपने आर्म पर एक घाव देखता है और तभी उसे बैक सीट से कुछ विस्पर सुनाई देते हैं, पर वो पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे कार के शीशे में एक लड़की दिखती है जो वॉमिटिंग कर रही है। वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती, पर जैसे ही वो कार में बैठता है उसे उसमें वही लड़की पोजेस्ड हालत में दिखती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम एक कार में एक कपल को देखते हैं और अचानक मैग्नस बहुत ही बुरी घायल हालत में उनकी कार की विंडो पीटते हुए उनसे मदद मांगता है। वो कपल उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, पर अचानक मैग्नस की आंखों के सामने उसी पोजेस्ड लड़की का चेहरा आता है और वो हवा में ही अटैक करने लगता है। वो कपल उसे ऐसे देखकर बहुत घबराया हुआ है और अगले ही पल मैग्नस अपनी गर्दन में एक चाकू घुसाकर खुद को मार लेता है। अगले सीन में हम मैग्नस की बेटी डारी और बेटी सैमी को देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि डारी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता और उनकी माँ सियोमा यानी मैग्नस की बीवी उसे छोड़ चुकी है और वो रसल नाम के एक आदमी से शादी करने वाली है। सैमी अगले दिन डारी को डिनर पे आने को कहती है, जिसके लिए वो साफ मना कर देता है, पर अपनी बहन का उदास चेहरा देखकर वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो अगले हफ्ते उससे मिलने आएगा सेम टाइम पर। ये सुनकर सैमी खुश हो जाती है
अगले सीन में हम सैमी को उसकी बहन टिमी और मॉम के साथ डिनर पर देखते हैं। उनकी मॉम का बॉयफ्रेंड रसल भी उनके साथ है और यहाँ हमें पता चलता है कि टिमी अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि उसकी मॉम दूसरी शादी करने वाली है। तभी अचानक डोर बेल बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पुलिस होती है। वो उन्हें मैग्नस की मौत की खबर देते हैं। कुछ दिन बाद सैमी और टिमी को अपने आर्म पर अजीब से घाव दिखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही घाव है जैसा मैग्नस ने अपनी मौत से पहले अपनी आर्म पर देखा था। सैमी और टिमी को समझ नहीं आता कि ये घाव कहाँ से आया। इसी बीच हम उनके घर के बाहर उसी पोजेस्ड लड़की को देखते हैं जो मैग्नस को उसकी मौत से पहले दिखी थी। यहाँ एशनोवा का अकाउंट बैलेंस बिल्कुल खाली हो चुका है, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। पर मार्व उसके पास आता है और कहता है कि उसने एक 12 एपिसोड्स के टीवी शो के लिए डील क्रैक की है। उन्हें हर एपिसोड के लिए भारी रकम मिलेगी जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तभी मार्व के फोन पर एक कॉल आता है जिसे मार्व ये कहकर काट देता है कि पहले वो डिपॉजिट भरें, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। एशनोवा पूछती है कि किसका फोन था। मार्व कहता है कि बस यूं ही फ्री में काम करवाने वाले क्लाइंट्स। पर वो कह रही थी कि तुम्हें जानती है, उसका लास्ट नेम कुछ विलियम्स करके है। एशनोवा पूछती है कि क्या उनका नाम इसियोमा विलियम्स है, तो मार्व कहता है हाँ। एशनोवा उसे बताती है कि वो उसकी आंट है और आज उन्हीं की वजह से वो इंग्लैंड में है। अगले दिन एशनोवा इसियोमा से मिलती है और इसियोमा उसे अपने हाथ का घाव दिखाती है, यानी सैमी और टिमी के अलावा उसके हाथ पर भी घाव अपीयर हो गया है। वो एशनोवा को बताती है कि उसे मैग्नस का घोस्ट दिखाई देता है, जिस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड रसल के घर शिफ्ट हो गई है। एशनोवा पूछती है कि आपको इस कर्स्ड लड़की की मदद क्यों चाहिए, तो इसियोमा कहती है कि उसे ये सब बातें कहने का बहुत अफसोस है। एशनोवा कहती है कि मेरा पार्टनर मार्व बिना पैसों के ये काम नहीं करने देगा। इसियोमा कहती है कि मैं पैसे दे सकती हूँ, पर उतनी नहीं जितनी वो मांग रहा है। तुम्हें यहाँ लाने में मेरा बहुत कुछ चला गया और मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज प्लीज मेरी मदद कर दो। एशनोवा कहती है कि वो मार्व को मनाने की कोशिश करेगी। अगले दिन इसियोमा के सभी बच्चे रसल के घर उनसे मिलने आते हैं। इसियोमा उनसे कहती है कि वो लास्ट टाइम मैग्नस के फ्यूनरल पर एक साथ थे और उसके बाद से काफी कुछ हुआ है। वो उनसे वो सब बातें भूल जाने को कहती है जो उसने एशनोवा के बारे में कही थी जब वो बचपन में उनके साथ रहने आई थी। वो लोग बहुत छोटे थे और वो बस एक माँ का रोल अदा कर रही थी और एशनोवा ही उन सब की आखिरी उम्मीद है। अगले सीन में मार्व और एशनोवा इसियोमा और बाकी सबसे मिलने आते हैं। एशनोवा उन्हें बताती है कि उनके घाव नाइजीरियन देवी देवताओं के सिंबल्स हैं जिनसे वो अपने प्रे को मार्क करते हैं। रसल पूछता है कि इसका मतलब कोई दुश्मन इसियोमा और उसके बच्चों को टारगेट कर रहा है। एशनोवा कहती है कि इन स्पिरिट डाइटीज को जिंदा लोगों पर अटैक करने के लिए कोई सॉलिड रीजन चाहिए होता है। वो यूं ही बिना वजह किसी को अपना शिकार नहीं बनाती। फिर सीन शिफ्ट होता है और मार्व घर से बाहर आकर एशनोवा से बहस कर रहा होता है कि जितना टाइम हम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं उतना ही अपने पैसों का नुकसान कर रहे हैं। पर एशनोवा कहती है कि वो नुकसान सहकर भी उन लोगों की मदद करेगी क्योंकि उसकी आंटी का एहसान है उस पर। मार्व गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है और एशनोवा कार से अपना सामान निकालने लगती है ताकि रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी कर सके। एशनोवा फ्रेशन अप होकर बाथरूम से बाहर आती है तो टिमी उससे अपने बचपन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। एशनोवा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस एक बच्ची थी, सही गलत की समझ नहीं थी तुम में उस वक्त। तो टिमी के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर शाम को जब इसियोमा जॉगिंग कर रही होती है तो उसे अपने घाव में तेज दर्द महसूस होता है। वो उसे चेक करती है, तभी उसे लगता है कि कोई पीछे से उसका नाम ले रहा है। वो मुड़कर उस ओर देखती है तो अचानक उसे मैग्नस नजर आता है। वो डर के मारे वहाँ से भागती है, पर वो आवाज उसका नाम लेती रहती है और भयानक तरीके से हंसती है। और जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसे वही लड़की दिखती है जो मैग्नस को दिखी थी और जिस रात उन्होंने अपने आर्म पर घाव नोटिस किए थे उस रात वही उनके घर के बाहर भी खड़ी थी। इसियोमा घर आकर एशनोवा को सब बताती है। रात में एशनोवा एक रिचुअल करती है जिसके दौरान वो एक पाउडर पर फूंक मारती है जो कि डारी की आंखों में चला जाता है। वो अपनी आंखें धोने बाहर जाता है। इसियोमा उससे आकर पूछती है कि वो ठीक तो है। अब डारी कहता है कि क्या सच में आपको लगता है कि इस सब के पीछे कोई स्पिरिट है। इसियोमा कहती है कि वो बिलीव करती है क्योंकि उसने देखा है, पर डारी कहता है कि उसे इस सब पागलपन का हिस्सा नहीं बनना और वो बाहर चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो मदद की गुहार लगा रही थी। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये वही लड़की है जो मैग्नस को दिखी थी। इसियोमा को जंगल में भी यही दिखी थी और घाव अपीयर होने वाली रात भी यही उनके घर के बाहर थी। डारी उस लड़की को घर के अंदर ले आता है और रसल से कहता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रसल कंफ्यूज होकर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। डारी शॉक रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए
वो उस लड़की को रसल के पीछे देखता है। वो भागकर रिचुअल वाले रूम में जाता है और बताता है कि एक लड़की घर के अंदर आ गई है। टिम्मी कहती है कि हमने तो किसी को नहीं देखा, पर एशनोआ को दीवार पर एक परछाई दिखती है। अचानक सैमी के घाव से बहुत खून निकलने लगता है। रसल कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर एशनोआ कहती है कि इसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। एशनोआ उस रूम से बाहर जाती है तो उस लड़की की प्रेजेंस को महसूस करती है। वो अपने हाथ पर एक सिंबल ड्रॉ करती है और उसे दिखाने के लिए मुड़ती है, पर वो लड़की गायब हो जाती है। इधर सैमी की ब्लीडिंग अब कंट्रोल में है और वो बेहतर महसूस कर रही है। वो पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। एशनोआ इसियोमा के पास आती है और उसे एक एंशिएंट बुक दिखाती है जो उसने आज तक कभी किसी क्लाइंट को नहीं दिखाई। वो उसे एन्यूजी नाम की एक स्पिरिट गॉडेस की पिक्चर दिखाती है। उसे दर्द और तकलीफ से भरे लोगों की तलवार भी कहा जाता है और वो लोग इसी से डील कर रहे हैं। एन्यूजी एक वॉरियर क्वीन थी जिसकी मौत उन्हीं के हाथों हुई जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिसमें उसका हस्बैंड भी शामिल था जो पहले एक स्लेव था। एन्यूजी की स्पिरिट बिना वजह किसी से अटैच नहीं होती। आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? इसियोमा कहती है कि मैंने तुम्हें सब बता तो दिया है। मैग्नस के बहुत से दुश्मन थे। अब रसल वहाँ इंटरवीन करता है एशनोआ से ये कहते हुए कि वो जो कर रही है सब ढोंग ढकोसला है, और वो रूम में बने रिचुअल वाले स्पॉट पर पैर रख देता है। इसियोमा उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, पर वो एशनोआ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। अब एशनोआ गुस्से में कहती है कि वो तभी जाएगी जब काम पूरा हो जाएगा और वो उसके दिए पैसे भी रिफंड कर देगी, क्योंकि उसे उनकी मदद करने के लिए उसके पैसों की जरूरत नहीं है। तभी सैमी वहाँ एक चाकू लेकर आ जाती है और देखते ही देखते उसे अपनी गर्दन पर रख लेती है। वो इसियोमा से पूछती है कि क्या तुम इसका खून बहते देखने के लिए तैयार हो? एशनोआ अब एन्यूजी से डायरेक्ट बात करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम इस फैमिली को क्यों टारगेट कर रही हो भला? पर एन्यूजी एक गाना गुनगुनाने लगती है जिसे सुनकर इसियोमा और उसके बच्चे शौक रह जाते हैं। वो डारी को वहाँ से तुरंत जाने को कहती है। तभी एशनोआ एन्यूजी को अपनी हथेली पर बना सिंबल दिखाती है और साथ ही कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। एन्यूजी तड़प उठती है और वायलेंट हो जाती है। रसल और डारी उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं और एशनोआ अपनी हथेली उसके माथे पर रखती है, जिससे एन्यूजी सैमी की बॉडी को छोड़ देती है। एशनोआ कहती है कि वो गाना एक प्रेयर था उसी स्पिरिट के लिए जो इस सब की जिम्मेदार है। अब वो देखते हैं कि उन सबके घावों से हैवी ब्लीडिंग हो रही है और एशनोआ को फिर से वही गाना सुनाई देता है। वो रसल को वार्न करती है कि सैमी से दूर हट जाए, पर इससे पहले कि रसल को कुछ समझ आता, सैमी जो एन्यूजी से पोजेस्ड है उस पर अटैक कर देती है। वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और अगले ही पल एन्यूजी सैमी से ही उसका खुद का गला भी कटवा देती है। डारी हॉस्पिटल को कॉल करने चला जाता है, पर जब कुछ देर बाद तक भी वो लौट कर नहीं आता तो टिमी चेक करने जाती है और अचानक सबको उसकी चीख सुनाई देती है। इसियोमा भी वहाँ से हॉल की ओर भागती है और इसी सब के बीच सैमी और रसल दम तोड़ देते हैं। बाहर हॉल में टिमी शॉक्ड सी खड़ी है क्योंकि डारी ने घर के सारे फोन्स पानी में डाल दिए हैं, और जब इसियोमा वहाँ आती है तो वो एक स्क्रू से उस पर हमला कर देता है। एशनोआ इसियोमा को बचाने की कोशिश करती है तो डारी उसका सर टेबल पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डारी फिर से इसियोमा के पास जाता है और उसके पैर में स्क्रू घुसा देता है। जब टिमी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और जमीन पर उसका सर पटक पटक कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब वो एक बेल्ट लेकर उससे इसियोमा का गला घोंटने लगता है, पर तभी टिमी उसके सर पर पीछे से हिट करती है। डारी इसियोमा से कहता है कि उसने एना को देखा और इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। अब तक एशनोआ होश में आ चुकी होती है। वो उनसे पूछती है कि एना कौन है, और अब यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। टिमी एशनोआ को बताती है कि 5 साल पहले उसके पेरेंट्स नाइजीरिया से एक लड़की को लीगली यहाँ लाए थे। उसी का नाम एना था और वो उनकी नई हाउस हेल्पर थी। एना के आते ही उसके पेरेंट्स ने उससे उसका फोन और पासपोर्ट ले लिया, जिससे एक तरह से वो वहाँ से कभी आजाद न हो पाए। वो बिना रुके घंटों तक काम करती, फिर भी उसकी फैमिली उससे कभी अच्छा बिहेव नहीं करती थी। जब भी वो अकेली होती थी उसी गाने को गाया करती थी। वो एक ऐसी धुन थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। यहाँ तक कि वो उसे खाने में भी सिर्फ उन सब की जूठन देते थे। और इतना ही नहीं, मैग्नस की अपनी कमजोरियाँ थीं, जिस वजह से उसकी एना पर बुरी नजर थी। और एक दिन उसने एना के रूम में जाकर खुद को उस पर फोर्स किया। इसियोमा को ये सब पता था, पर उसने कभी मैग्नस को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस सबके बीच डारी के दिल में एना के लिए प्यार पनप उठा और एना भी उसे पसंद करती थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और एक दिन सबको पता चला कि एना प्रेग्नेंट है। मैग्नस उसे खींचते हुए रूम में ले गया और उसे बहुत मारा। उस पूरे दौरान एना दर्द में वही गाना यानी प्रेयर गाती रही और आखिर में मैग्नस ने उसे पीट पीट कर उसकी जान ले ली। उन्होंने उस रात एना की बॉडी के साथ उसकी सब यादों को भी दफन कर दिया।
यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं कि क्यों डारी के दिल में अपनी फैमिली को लेकर इतनी कड़वाहट थी। ऐशनोवा पूछती है कि मेरे जाने के बाद कितनी थी, तो इसियोमा कहती है कि ऐना को मिलाकर 5 थी। अब यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐशनोवा को भी उसकी आंट हाउस हेल्पर बनाकर ही इंग्लैंड लाई थी और उसे भी उन्होंने स्लेव की तरह ही ट्रीट किया होगा। इसीलिए टिम्मी उससे अपने बचपन के बिहेवियर के लिए माफी मांग रही थी। उन्हें बस ऐसी ही फ्री की मेट्स चाहिए होती थी अपने घर में काम करने के लिए, और वो सबके साथ ऐसा ही बुरा बिहेव करके उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। पर ऐना के साथ मैग्नस की हरकतों की वजह से सारी हदें पार हो गयी। ऐशनोवा ये सब जानकर बहुत गुस्से में है। इसियोमा कहती है कि मैं डिजर्व तो नहीं करती, पर प्लीज किसी भी तरह टिम्मी को बचा लो। ऐशनोवा कहती है कि जो गाना ऐना गाती थी वो इबियोजी है, एक तरह से मदद की पुकार, जो कि अंधकार का गाना है। जब ऐशनोवा के फादर की डेथ हो गई थी तब इसियोमा के फादर ने उसकी मदद की थी। पूरे गांव ने उसे अबैंडन कर दिया था, और जब उसकी वजह से इसियोमा के फादर को वो लोग डराने धमकाने लगे तो इसियोमा उसे यहाँ ले आई थी। इसीलिए वो मानती है कि इसियोमा का उस पर एहसान है। वो कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी, पर इसके बाद मेरे ऊपर आपका कोई कर्ज नहीं होगा। इसियोमा इमोशनल होकर रोने लगती है। ऐशनोवा फिर से रिचुअल करने लगती है, पर गलती से प्रोटेक्शन आर्क उसके पैर से लगकर कट जाती है। तभी इसियोमा को अपना नाम सुनाई देता है और ऐशनोवा भी एन्यूजी की प्रेजेंस को महसूस करती है। वो टिमी को वार्न करती है और उसकी मदद से इसियोमा को बाहर ले जाने लगती है, पर एन्यूजी इसियोमा को पजेस कर चुकी है। इसियोमा पास पड़ा एक चाकू लेती है और लगातार खुद को उससे घोंपकर मार डालती है। टिमी अपनी माँ से गले लगकर रोने लगती है, पर तभी उसे वहाँ एन्यूजी दिखती है। वो डरकर पीछे हट जाती है। ऐशनोवा बाहर उसे अपनी कार में जाने को कहती है। फिर ऐशनोवा कोई मंत्र पढ़ने लगती है। एन्यूजी उसकी ओर बढ़ती है तो ऐशनोवा चाकू से अपने हाथ पर एक सिंबल बनाती है, और जैसे ही एन्यूजी उस पर अटैक करती है ऐशनोवा उसे वही सिंबल दिखाकर वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, पर एन्यूजी को कुछ भी नहीं होता। एन्यूजी कहती है कि तुम खुद को हार्म क्यों कर रही हो। ऐशनोवा कहती है कि टिमी को छोड़ दो, गलती उसके फादर ने की थी, उसकी सजा उसे क्यों। अब एन्यूजी कहती है कि जहाँ जहाँ सर जाता है बॉडी उसे फॉलो करती है और उससे उसे जिंदगी मिलती है। यहाँ शायद वो लिनिएज की बात कर रही थी, और इसी के साथ एन्यूजी गायब हो जाती है। यहाँ टिमी कार में बैठती है, पर अचानक एन्यूजी सामने आकर कार पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ ऐशनोवा आ जाती है और टिमी से कहती है कि उसके पास एक प्लान है, पर एन्यूजी ऐशनोवा को दूसरी ओर पटक देती है और कार में घुसने की कोशिश करती है, पर ऐशनोवा ने उस पर प्रोटेक्शन सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जिससे एन्यूजी उसमें एंटर नहीं कर पाती। अब एन्यूजी गुस्से में ऐशनोवा से कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो ऐशनोवा को एक चाकू उठाकर खुद को मारने के लिए कंपेल कर देती है, पर ऐशनोवा खुद को कंट्रोल करती है, और इसी सीन से मूवी की शुरुआत हुई थी। ऐशनोवा लगातार स्पेल्स बोलते हुए अपना बचपन याद करती है, उसी फॉरबिडन सिंबल को याद करती है। वो उससे रिलेटेड वर्ड बोलती है तो एन्यूजी की स्पिरिट कमजोर पड़ जाती है और ऐशनोवा पर अपना कंट्रोल खो देती है। अब ऐशनोवा खुद को स्पिरिट वर्ल्ड में पाती है, जहाँ वो अपने फादर को देखती है। वो कहते हैं कि मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने को, और वो रोते हुए अचानक उसके पेट में छुरा घोंप देते हैं। ऐशनोवा अगले ही पल असली दुनिया में लौट आती है। वो फौरन कार में बैठती है और टिमी को ड्राइव करने के लिए कहती है। एन्यूजी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो खून से लथपथ हालत में फिर से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, पर ऐशनोवा टिमी से कहती है कि वो किसी भी हालत में रुके नहीं। टिमी स्पीड बढ़ाती है और वो एन्यूजी के स्पिरिट को पार करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह टिमी और ऐशनोवा उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ऐना दफन थी। वो उसके रिमेन्स को निकालते हैं और ऐशनोवा उस पर एक रिचुअल करती है। वो ऐना की स्पिरिट से कहती है कि जिस राक्षस ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान ली थी वो मर चुका है, और डारी जिससे तुम प्यार करती थी वो भी मर चुका है। तुम ये तो नहीं चाहती थी। अपने फादर के बारे में सोचो, वो डिजर्व करते हैं ये जानना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम कहाँ दफन हो, और टिमी के जिंदा रहने से ये सब हो सकता है। तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तभी टिमी उसके सर पर पीछे से हिट करती है। ऐशनोवा बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि टिमी एन्यूजी के कंट्रोल में है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर ऐशनोवा उसके सर पर एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। पर टिमी तुरंत ही होश में आ जाती है और ऐशनोवा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। एन्यूजी टिमी से कहती है कि जाओ मार दो उसे, और फिर तुम खुद को भी मार सकती हो। टिमी चाकू उठाती है और ऐशनोवा के पीछे जाती है। ऐशनोवा जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, तभी उसे फिर से एन्यूजी दिखती है, और अब तक टिमी भी वहाँ आ गई है। टिमी ऐशनोवा पर चाकू से अटैक करती है। ऐशनोवा उसे पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करती है, पर ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, उसमें ताकत नहीं बची है और लड़ने की।
तभी अचानक वहाँ एना की स्पिरिट आ जाती है। वो टिमी को रोकती है और कहती है कि बस करो, अब बहुत हो चुका। तो एनयूजी का कंपल्शन टिमी के ऊपर से हट जाता है। एनयूजी एना से कहती है कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। एना कहती है कि नहीं, तुमने जरूरत से ज्यादा कर दिया है, अब जाओ। एनयूजी गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हारे ही गाने और प्रेयर की वजह से मैं आई, और अब तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। पर एना उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब एनयूजी का शरीर जलने लगता है और एक एक्सप्लोजन के साथ वो गायब हो जाती है। अब एना की स्पिरिट एशनोवा से कहती है कि डारी को मरना नहीं चाहिए था, और वो इंसिस्ट करती है कि उसके फादर तक उसकी मौत की खबर पहुंच जाए, और ये भी कि उसके साथ क्या हुआ। वो एशनोवा और टिमी को थैंक्स कहती है। टिमी जो बहुत गिल्ट में है, उससे हर चीज के लिए माफी मांगती है, और इसके साथ ही एना की आत्मा मुक्त हो जाती है। एशनोवा टिमी को पुलिस स्टेशन छोड़ देती है ताकि वो एना के साथ जो कुछ भी हुआ उसे पुलिस को बता सके और उनकी मदद से एना के फादर को कांटेक्ट कर सके। वो उससे कहती है कि वो अपने दिल में गिल्ट ना रखे, क्योंकि जो किया था उसके फादर ने किया था, और पश्चाताप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद एशनोवा खुशी खुशी अपने काम पर जा रही है। वो एक बुक पर भी काम कर रही है जिसमें वो अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस दुनिया से शेयर करेगी। अब उसने अपने काम को कर्ज की तरह नहीं बल्कि ब्लेसिंग की तरह देखना शुरू कर दिया है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। अब वो फाइनली फ्री है और अपने काम की नई शुरुआत के लिए भी रेडी है, वो भी मार्व के बिना। आखिरी सीन में वो एक क्लाइंट से मिलती है, तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के बाहर एक बच्चे पर पड़ती है जिसकी आंखें अचानक पूरी सफेद हो जाती हैं, यानी कि वो बच्चा भी एनयूजी जैसी किसी स्पिरिट से पोजेस्ड है। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि एशनोवा उस बच्चे की भी मदद करेगी जैसे उसने टिमी की थी, और अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी जैसा वो चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।